ओके डॉक्टर तान्या, अब हमने कंसीव तो कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट हमने प्रेग्नेंट हो गए। तो अब प्रेगनेंसी में जैसे ही हमने होम किट से टेस्ट कर लिया और 2 रेड लाइन आ गई एंड वी आर नाउ हैप्पी, सो क्या स्टेप है आगे? तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगता है ना 2 लाइनें आ गई है, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा लो। ओके। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगी फॉर अनमैरिड गर्ल्स ऑल्सो। बिकॉज अनमैरिड गर्ल्स क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया, एकदम से हाई मतलब परेशान तो हो ही जाता है कि अब उनको अबॉर्ट करना है। वो फटाक से फार्मेसी पे जाता है, ओवर द काउंटर एमटीपी पिल किट ले लेते हैं और खा लेते हैं। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ये एक लाइफ थ्रेट है, क्योंकि हमारा जो एग है ना वो हमारा ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आता है। यानी ओके। वो एक गली से निकलता हुआ आता है मेन घर की तरफ। अगर वो उस और उसके बीच में ही स्पर्म के साथ उसका कंसीव होता है, कंसेप्शन होता है। पर अगर इन केस वहां पर वो इम्प्लांट हो गया ट्यूब में, तो वो ट्यूब फट जाएगी 7 वीक्स के बाद पे। और वो फट गई तो वो आपको इतना ज्यादा सिवियर पेन देगी। खराब लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों में कंसीविंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। हम इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस सब को समझने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तान्या, जो हमें कंप्लीट इंसाइट देंगी अबाउट कंसीविंग, प्रेगनेंसी एंड हाउ टू लिव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। खासकर not only for women but for men also, it is very important to live a healthy lifestyle for good sperm count. So let's listen from Dr. Tanya, but isse pehle don't forget to like the video and subscribe to my channel. Hi Dr. Tanya. हाय। I really want to ask कि आजकल इतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है और आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो, तो बताओ ये इनफर्टिलिटी का इतने ज्यादा क्या कॉजेज हैं कि ये बढ़ती ही जा रही है? सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी एक सबसे मेन कारण है जो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट करती है। तो इसी वजह से उसका तो हम यही कर सकते हैं कि एज मच एज पॉसिबल हम इंडिविजुअल ट्रैवल करना वो सब अवॉइड करें। हम चाहे तो हम जो हमारी जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो यूज़ करें। आई ऑल्सो पर्सनली कि मैंने अभी अपनी कार को ड्राइव करना छोड़ दिया है। आई नाउ गो बाय द मेट्रो, ताकि मैं थोड़ा सा एक एक पर्सन ही एक इन्फ्लुएंस ला सकता है, तो वो होता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ। दूसरा फैक्टर है कि हम कितना डिपेंड हो चुके हैं हमारे बाहर के खाने पे। हम वर्किंग है, मैं वुमेन हूँ, आप वुमेन हो, आप भी वर्किंग हो, यू नो, आप घर जाते हो, यू डोंट वांट टू कुक। आप लोग को होता है कि यार नहीं चलो कुछ बाहर से ही मंगा लेते खाने को। तो बाहर से भी हम लोग हेल्दी नहीं मंगाएंगे। वी वांट टू लाइक स्पेंड 1000 और 2000, बट वी डोंट ऑर्डर एनीथिंग हेल्दी। तो ये रीजन है कि हम लोगों का मेन इनफर्टिलिटी का कि हमारा खाना और हमारा रहन सहन, वी आर नॉट पुटिंग आवर लाइफ कि हम उसमें हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। वी आर नॉट वर्किंग आउट, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर द वॉक और जॉग। हम लोग सिर्फ बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम करके हमें बॉडी बनानी है, लोगों को इंस्टाग्राम पे अपनी बॉडी दिखानी है, बट अपनी हेल्थ अपने अंदर है ना, वो जानना जरूरी है। बॉडी बनाना और हेल्दी रहने में काफी डिफरेंस है। डिफरेंस है। हाँ, आई थिंक ये लोग भी नहीं नहीं समझते समझ हैं। रहे। एंड गर्ल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन है, हाँ। तो और वो भी क्या एक कॉज बनता है इनफर्टिलिटी का? यस डेफिनेटली, पीसीओडी इज द लाइक कि वो एक तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको दिखा दिया आपकी बॉडी ने कि आपका लाइफस्टाइल इतना खराब है कि आपकी बॉडी में पीसीओडी डेवलप हो चुका है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो पीसीओडी डेवलप हुआ। थायराइड भी आपको साथ में डिसऑर्डर होना शुरू हो गया, थायराइड डिसऑर्डर होना शुरू हो गया, जो आगे जाके अभी आपको बहुत रिलैक्स लग रहा है, कोई बात नहीं पीसीओडी है, वी विल वर्क आउट, वी विल डू चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, हम मेडिसिन ले लेंगे, ओसीपीज ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। बट व्हेन यू रीच एट द स्टेज ऑफ कि जहाँ पर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब आना शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव एज आता है, व्हेन यू रियलाइज, जब आपको रियलाइज होता है कि कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना। जो आजकल की जो गर्ल्स है वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रही है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू बी अ मॉम। उस टाइम पे आपको रियलाइज करना जरूरी है, यू हैव टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ फॉर योर किड्स। आजकल मैं भी अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दे रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंसीव नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को कंसीव करने से पहले आई वॉन्ट टू बी फिट, ताकि मेरे को प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज होना, ये बहुत कॉमन होता है।
अगर आप पहले से ही हेल्दी नहीं हो, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग बात करते हैं कि हमें पोस्टपार्टम वेट लूज करना है। पोस्टपार्टम वेट लूज कैसे करें, मेरे पे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आता है, मैम डिलीवरी हो गई है, पेट कैसे कम करूं। पर राइट। डिलीवरी प्रेगनेंसी से पहले का वेट लॉस का मेरे पास आज तक एक क्वेश्चन नहीं आया। सबको है कि हमें कंसीव करा दो। कंसीव कैसे करा दे, पहले आप अपना वेट को मैनेज करो, आप अपना वो तो मैनेज करो चीजें, आप लाइफस्टाइल को उसको वो उतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो होता है कि प्री प्रेगनेंसी आपका वेट लूज अच्छा हो, आपका डाइट अच्छा हो, आपने डाइट में कितना अच्छी चीजें खाते हो, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलिटी फूड्स होते हैं वो आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने अब ये बोला तो अब ये भी बता दो कि टॉप 5 फर्टिलिटी फूड्स कौन से आप रिकमेंड करोगे? तो टॉप 5 फर्टिलिटी फूड जो बोथ विमेन और हम्म। मेन को ले सकते हैं, वो सबसे पहला तो है अनियन एंड गार्लिक, जिनमें ओह। बहुत अच्छा फ्लेवोनॉइड्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल को हटाते हैं। दूसरा कि आपको नट्स अच्छे लेने चाहिए, जैसे हमारा हो गया अखरोट, बादाम और हेजलनट। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके एग की क्वालिटी के लिए, स्पर्म की क्वालिटी के लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। तीसरा एवोकाडो। एवोकाडो में मैग्नीशियम होता है और बोरॉन होता है। ये नाइस। दोनों जो चीजें हैं ये शो करती है कि ये दोनों आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, और ये फीमेल्स के लिए भी अच्छा होता है कि उनमें फीमेल्स में जो भी हमारी मोस्टली मल्टीविटामिन्स की कमी होती है वो उनको पूरा करता है। तो मैग्नीशियम उनके लिए भी अच्छा होता है, ओवम हेल्थ के लिए भी, एक हेल्थ के लिए भी। तो ये तीसरी चीज होगी। चौथा होता है बेरीज, जिस भी तरह की बेरीज होती है, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, जितनी भी आप ब्लूबेरी ले लो, ये सारी बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जब भी पेशेंट्स को हम बताते हैं कि अब आपको फर्टिलिटी करनी है, तो पहले आप अपने डाइट में ये चीज़ें ऐड करना शुरू करो। राइट। और साथ में अगर जो फिश खाते हैं तो उनके लिए शेलफिश जो होती है उसमें ओके। जिंक होता है। ओके। जितने भी आप शेलफिश देखोगे, ऑयस्टर हो गया, तो इनमें जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और नॉन वेजिटेरियंस में जिंक की क्वांटिटी कम होती है। तो उनके लिए हम जिंक सप्लीमेंट्स उनको देते हैं कि आप जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और सबसे लास्ट में बोनस जो होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नो डाउट वो तो खूब खानी चाहिए। हमारे पहले के बूढ़े जो होते थे लोग, वो भी यही खाते थे। बहुत खाते थे। साग बनाया, आज घर में राइट। क्या बना है, साग और मक्के की रोटी बनी है। बस। और अब हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, नहीं यार दाल मखनी मंगाओ। अब वो भी हम स्पिनच एंड कॉर्न सैंडविच खाते हैं विद हाँ, एक्स्ट्रा चीज। भी एक्स्ट्रा चीज, वो चीज तो है ही नहीं, वो तो मेयोनीज है। हाँ। वो राइट। कोई चीज नहीं दे रहा इंडिया में, मुझे नहीं लगता वो मेयोनीज दे रहे हैं। राइट। तो एंड मेयोनीज, ऊपर से प्रोसेस बन्स मैदे के मैदे बने के हुए। बंस है। चलो मैदा बुरा नहीं है, आई एम नॉट राइट। सेइंग कि मैदा बुरा है। एब्सोल्युटली। मैदा इज जस्ट कि उसमें से वीट है, पर उसमें से फाइबर निकाल फाइबर दिया। निकाल। इफ यू वांट टू ईट मैदा, उसके साथ में आप फाइबर ऐड कर लो। मैं भी अगर वेट लूज में हूँ, अगर मेरे को मैदा खाने का मन करे, ब्रेड खाना है, तो आई विल एकम्पनी मोर वेजिटेबल, तो मैं वेजिटेबल ज्यादा ले लूंगी, तो मेरा वो फाइबर के साथ मेंटेन हो गया। तो इट्स नॉट लाइक कि मैदा जाके हमारी अंतड़ियों में नहीं चिपकेगा, जो ये सबसे बड़े कॉमन है कि चिपक जाएगा, ऐसे चिपक, तुम्हारी बॉडी में वो चीज नहीं है कि वो जाके चिपका देगा। इट्स नॉट ट्यूब्स, आपकी बॉडी में एंजाइम्स है जो डाइजेस्ट करते हैं उसको। सो ये जो इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं कुछ चिपका चिपके, ऐसे नहीं होता कभी भी। नथिंग इज गोइंग टू लाइक स्टिक लाइक दिस। आपकी बॉडी में एंजाइम्स है जो उसको डाइजेस्ट करेंगे। यू जस्ट हैव टू टेक फाइबर्स आल्सो, ताकि वो आपको कॉन्स्टिपेट ना करे मैदा। राइट। और ये आपने बोला है गर्ल्स के लिए इनफर्टिलिटी में पीसीओडी बहुत कॉमन है, बॉयज के लिए कौन कौन सी रीजंस हैं कि उनका फर्टिलिटी लो हो जाता है? जो आजकल क्या टॉप कर मोस्ट सकते रीजन हैं? जो है वो सबसे पहला है स्मोकिंग। आप किसी भी कॉफी शॉप पे चले जाओ, मैं इस एज में हूँ, आई एम 28 नाउ, आई एम गोइंग टू फिर 29, तो मैं इस एज में हूँ जहाँ पे मैं कॉफी शॉप्स पे भी जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल्स ऑल्सो। तो मैं दोनों जनरेशन को कंपेयर करती हूँ। तो जब मैं कॉफी शॉप पे जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि मोस्टली जो फीमेल, मैं तो लड़कियां बोलूंगी, वो विमेन भी इस टाइम पे नहीं है, 15 साल की लड़कियां हैं, 15 साल के लड़के हैं, दे आर यूजिंग लाइक वेप, कि वो अपने माँ बाप के सामने वेप यूज कर रहे हैं, वे कूल बताएंगे कि हम तो देखो वेप यूज कर रहे हैं। महंगे महंगे, हाँ महंगे महंगे वेप्स आते हैं, उसमें फ्लेवर्स है। तो फिर वही है ना कि आप कॉफी शॉप पे जाके देखोगे, आपको पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो इस टाइम पे स्मोकिंग के एडिक्ट है। दे आर लाइक, उनको पता ही नहीं कि वो एडिक्ट है। दे आर लाइक कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बट उनको आगे जाके फर्क पड़ेगा, आगे 10 साल बाद जब उनकी शादी होगी तब उनको पता लगेगा कि अरे उन्होंने तो स्मोक करा था, तभी इसका स्पर्म वॉल्यूम कम है, स्पर्म की क्वांटिटी कम है। और दूसरा है टॉप मोस्ट जो मैं बोलना चाहूँगी कि मैस्टरबेशन, क्योंकि इसको इंटरनेट पे इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि इट्स ओके टू मैस्टरबेट, पर उसके बाद जो चीज बोली जाती है कि इतनी बार करना नॉर्मल है, ये कोई नहीं वो बोलता नहीं ना। सुनेंगे, कोई नहीं बोलता। कोई नहीं सुनेगा।
बोलते भी है डॉक्टर्स, पर कोई सुनता नहीं है क्योंकि उनको पसंद आता है जो वो चीज हमें। नीचे उन्होंने कैप्शन में भी लिखा होगा तो वो वहां तक कोई पहुंचता नहीं नहीं, क्योंकि है। हमारे ह्यूमन माइंड होता है ना, हमें जो चीज अच्छी लग रही है हम वही हम उसी पिकअप पे ही करेंगे। पिकअप करेंगे, तो वी राइट। आर लाइक कि अगर एक इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि मास्टरबेशन इज ओके, बट फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम करना चाहिए आपको, तो वो हमने हमने बस बोला कि हाँ मास्टरबेशन इज ओके, उसने डॉक्टर ने बोला है, बट इट इज नॉट ओके। आफ्टर यू मास्टरबेट यू फील वेरी लो, सो इमेजिन यू आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, सो योर बॉडी इज गोइंग अंडर स्ट्रेस अगेन एंड अगेन, सो इससे आपका सीमेन वॉल्यूम कम होता है। आपको जो सेक्सुअल टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम आता है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन आना, आपको उस टाइम पे इजैकुलेट ना होना ड्यूरिंग सेक्स, वो बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप जितने भी अच्छे वाले उनको देखोगे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, वो बोलेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब आजकल एक्चुअली ये भी इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि इंटरनेट पे एवरीथिंग हाँ, इज इज इजीली अवेलेबल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल है। accessible है। इंडियाज में पहले सेक्स टॉयज नहीं मिलते थे, हम्म। नाउ दे आर आल्सो रेडिली बुरा अवेलेबल। नहीं है कोई भी चीज, पर एक लिमिट, लिमिट। लिमिट को एक मेंटेन करना वो जरूरी होता है, जो लिमिट कोई आप मेंटेन नहीं करते। और ये एक ऐसी चीजें है, आप ये समझ जाओ, अगर आप किसी चीज के एडिक्ट हो वो चीज बुरी है, आप कभी भी अच्छी चीज के एडिक्ट नहीं होगे। अगर एग्री। आपको मैं चाय पीने को बोल रही हूँ, आप चाय के एडिक्ट हो, तो आप ये नहीं मुझे कंफर्म कर सकते, आप मुझे ये वो नहीं करवा सकते कि नहीं चाय तो अच्छी होती है। आप एडिक्ट क्यों हुए? क्योंकि वो चीज गलत है, इसीलिए आप एडिक्ट हो। आपको मैं बोलूँ डेली दूध पियो, कभी दूध के एडिक्ट हो गए? आप सुबह डेली स्कूल में उठते थे, आज तक एडिक्शन हुआ उसका? हेल्दी रोज हैबिट्स की मम्मी एडिक्शन नहीं जबरदस्ती होता। उठाती है। हेल्दी चीजों का एडिक्शन नहीं होता, दैट तो हाँ, आई एग्री। उसका एडिक्शन लाने के तो लिए ये तुम्हें बहुत नॉर्मल सी ज्यादा विल चीजें पावर है, ये चाहिए। नॉर्मल सी चीज है, जिसका एडिक्शन हो रहा है वो गलत है, जिसका एडिक्शन नहीं हो रहा वो सही है। सो यू कैन डिफरेंशिएट योर लाइफ, कि आप एक टेबल बनाओ दैट व्हाट द थिंग्स आर यू आर डूइंग, जिसमें वो सही है और गलत है। जिसका एडिक्शन है उसको टिक टिक करो, इसका मतलब वो गलत है, यू आर नॉट डूइंग दैट करेक्ट। या, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। चलो, हमने इनफर्टिलिटी का कॉजेस के बारे में बात करा, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है गर्ल्स के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जो आगे इनफर्टिलिटी में कर रहा है, या फिर आईवीएफ तक पहुंच जाती है बात। देखो आईवीएफ इज नॉट लाइक कि वो गलत नहीं है, देयर आर ऑब्वियसली सम नॉट। पीपल जो नहीं कर पाते कंसीव। इवन आई एम ऑल्सो लाइक वर्किंग, आई हैव वर्कड इन 1 ईयर फॉर एन आईवीएफ सेंटर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आईवीएफ एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। तो राइट। हम पहले ही अगर अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर ले, ठीक है, हम पहले ही उन चीज़ों को जो एलिमिनेट कर दे जिसकी वजह से हम आईवीएफ में लैंड अप कर सकते हैं, तो हम आईवीएफ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको आईवीएफ ही जरूरत पड़ती है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। कि अगर आपका कंसीव नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर वी आपका नीड टू फाइंड आउट द फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन, रीजन, ठीक यस। है। तो बेसिकली जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू कि आपके सारे टेस्ट को देख के कि आपका रीजन क्या है। एएमएच लेवल लो है, एएमएच लेवल लो है तो उसमें होता है कि हाँ हम कुछ हद तक ट्राई कर सकते हैं मेडिसिन से कि अगर हमारा हो जाए। अगर नहीं हो पाता तब वी विल गो फॉर द आईवीएफ। अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, यू कंट्रोल दैट। आपका वेट लेवल बढ़ा हुआ है, आपको राइट। वेट थोड़ा कम करो। आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आप वो कम करो। तो उसके बाद वो कंसीव कर जाते हैं। जिनको मैं ऐसे, क्योंकि हमारी डाइट में हम वो मल्टीविटामिन नहीं लेते हैं जो हमारी कंसीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक आई साइड जिंक, मैग्नीशियम, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक मेल के लिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, फीमेल के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। राइट। तो ये दो चीज़ें जब मैं डाइट में उनको एडवाइस करती हूँ, तो वो कंसीव कर जाते हैं विद द नेचुरल प्रोसीजर। और जो नेचुरल कंसीव करता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होना कम होता है, क्योंकि मैंने उनको पहले ही एक ऐसे लाइफस्टाइल में डाल दिया जिससे कि जब वो प्रेगनेंसी में आएंगे तो हाइपरटेंशन का इंसिडेंस कम होगा, डायबिटीज का इंसिडेंस कम होगा, दे डोंट हैव टू गो फॉर द बेड रेस्ट। वो प्राणायाम करे, वॉकिंग करे, इट विल ईज देयर प्रेगनेंसी। तो वो जो आईवीएफ में नहीं हो पाता, बिकॉज आईवीएफ में आपको बेड रेस्ट भी चाहिए होता है, इसमें मल्टीपल आपको इंजेक्शंस लगते हैं, बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो यू आर लाइक कि अब में हम इतना अवॉइड नहीं कर पाते कॉम्प्लिकेशंस को। And how much stress is related to infertility, स्ट्रेस इज or लाइक वो तो stress is related to all this women health, I वीमेन क्या, would वो तो say. मैं मेन के लिए भी बोलूंगी, तो वो स्ट्रेस तो मेन और वीमेन दोनों के लिए ही उतना ही बुरा है जितना कुछ और नहीं हो सकता। स्ट्रेस में आजकल हर कोई है। मैं एक बच्चे को बोलूंगी, वो कहेगा अरे मैडम ने तो मुझे इतना होमवर्क दे दिया, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूंगी, अरे आज तो इतने पेशेंट आ गए, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, उससे स्ट्रेस इज एवरीवेयर। सो उसको आप एलिमिनेट कैसे करते हो? एलिमिनेट स्ट्रेस को करना है आपको, अपने आप को ऐसे बनाना है कि मैं 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालूंगी कि मुझे अब स्ट्रेस नहीं लेना।
ऑफिस का काम है ऑफिस में छोड़ो, घर पे आके स्ट्रेस नहीं लेना, घर पे आके ऑफिस का काम नहीं करना, ऑफिस जाके घर का काम नहीं करना, घर की टेंशन नहीं लेनी, बच्चे क्या कर रहे हैं छोड़ो, वो कुछ ना कुछ अच्छे कर ही रहोगे अगर आपने अच्छे से रख के आए हो बच्चों को। तो राइट। इसीलिए स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। वॉक करो, वॉक पे जाओ, अगर नाइट वॉक्स पे निकल जाओ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, आप खुद भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आप चेंजेस देखोगे। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 15 दिन में 5 kg वेट लूज किया जस्ट बाय डाइटिंग, और कुछ नहीं किया। और Yeah. डाइटिंग में ये नहीं है कि मैंने खाना छोड़ा है, वॉट आई डिड इज लाइक कि मैंने सुबह उठ के 2 बॉइल्ड एग खाना शुरू करा, और उसके बाद में दिन में मैंने रोटी की जगह सब्जियां लेना शुरू करा, कि मैंने घी में सब्जियों को फ्राई करके Fiber. खाना शुरू करा। रात को मैं ये करती थी शाम में कि मैंने सारा वेजिटेबल सैलेड बना लिया, उसमें लेटस डाल लिया, टमाटो, उसमें पनीर के पीसेस डाल लिए, तो जब तक तुम्हारा सैलेड कलरफुल नहीं होगा तुम नहीं खाओगे, तुम्हें लगेगा यार ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। और वो व्हाट इफ अपन सैलेड के ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग कर ड्रेसिंग ले। डाल कर सकते हो, नो इश्यूज आप। हाँ। मैं मोस्टली, मुझे दही साथ में अच्छी लगती है, तो मैं हाँ। दही ले लेती हूँ। फिर दिन में कई बार बटर मिल्क ले लिया, बटर मिल्क इज वेरी गुड, आप बटर मिल्क लो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में रात को अगर कई बार आपको क्रेविंग्स होती है, जिनको लेट सोने की आदत है उनको रात को भूख लगती है, तो रात को वो जोमेटो करते हैं, कुछ भी हाँ। जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया, ऑनलाइन फूड ऐप से कर लिया। पर मैं कहूँगी उस टाइम पे आप क्या करो, मखाना कर लो, खा लो मखाना, स्पाइसी वाला मखाना खा लिया, आजकल तो फ्लेवर भी आ रहे हैं, तो वो राइट। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया कि मेरा पेट भर गया। चिप्स एंड कुरकुरे से नहीं, बेटर बेटर मखाना। है और बच्चों को नट्स, भी। हाउ आर नट्स? नट्स आर गुड, नट्स में तो बर्थ की बहुत अच्छी है, आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, मल्टीविटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आप वो खाओ नट्स। आपको कुरकुरे खाने का मन करे, फ्राई करके अपने बच्चों के आगे नट्स रखो, वो नट्स खाएंगे, खूब खुश होके खाएंगे। मखाना रखो, कुरकुरे में फ्लेवर ही तो आ रहा है, आपको मैदा थोड़ी खा रहे हो, प्लेन मैदा तो कोई भी नहीं खा सकता ना, वो तो सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको फ्लेवर इसमें चाहिए, मसाले स्पाइसी। एंड हाँ, स्पाइसेस का तो ही वो टेस्ट है। मखाना में खा लो। 3 days अगर आपने ये डाइट रूटीन फॉलो कर ली तो आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल लाइक कि अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं करूंगी। तो मैंने ऐसे ही करा, मेरे 15 days में अराउंड 5 kg वेट लूज होकर फिर दिवाली आ गई। बस यही तो है, यही फिर प्रॉब्लम दिवाली है। फिर दिवाली आ गई, पर दिवाली में भी आई ट्राइड टू कि मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं, मैं ज्यादा नहीं, पर मेरा रुक गया वेट, पर मेरा पुट ऑन नहीं हुआ। अब दोबारा से मैं फॉर्म में आ गई कि नहीं अब दोबारा से करना है वेट लूज, तो हो जाएगा। आई थिंक स्ट्रेस के लिए हम मॉम्स मेडिटेशन एंड इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक वी शुड ऑल्सो फॉलो सम फॉर्म ऑफ योगा एंड हाँ, मेडिटेशन डेफिनेटली टू काम आवरसेल्फ। हम लोग डेफिनेटली। हमेशा ही वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बच्चों के टेंशन में रहते हैं। आई थिंक हाँ, दिस इज ऑल्सो और वेरी सबसे बुरी इम्पोर्टेंट। बात तो मॉम्स की एक ही होती है, हमारी मम्मियों को देख लो, रात का खाना बच गया है, अरे क्यों वेस्ट करना है, मैं खा लूंगी, हाँ, किसी और को नहीं देगी मम्मियाँ, खुद तो खा खा लेगी, क्योंकि लेंगे। उनको पता है किसी और को देगी वो उनकी हेल्थ खराब होगी, पर अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बोल बोल के उनका ये बासी खाना खाना बंद करवाया। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप फ्रेश खाया करो, जितना हो राइट। सकता है फ्रेश खाओ। हमारी मम्मियों के आपने प्लेट में देखा होगा, वो सबसे एंड में खाती है, और उनकी सब प्लेट में रोटियां ज्यादा होती है, सब्जी इतनी सी होगी जो बची हुई होगी। तो मम्मियाँ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, जो सबसे बुरी बात है। हमें अपनी मम्मियों को समझाना चाहिए, और खुद भी हम अब इस एज में हैं जब हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट वर्जन नहीं बनोगे, देन हु विल बी। आपसे ही बच्चे सीखेंगे, बच्चों को 24 घंटे आप ही दिखते हो, राइट, 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 तो इसीलिए। एब्सोल्युटली। अब कंसीव के साथ कुछ बहुत ज्यादा प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क में जाती हैं, लाइक थायराइड हो गया। हाउ थायराइड इज थायराइड वेरी बेसिकली क्या करता है, वो हमारे, अगर आपका थायराइड अच्छा नहीं है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी टीएसएच लेवल इंक्रीज्ड है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनेंगे। वो क्या करता है, हमारा बेसिकली जो यहाँ का सेंटर है ना, ब्रेन है, वो सारे हार्मोन्स को मैनेज करता है। अगर राइट। स्ट्रेस है तो वो सारे हार्मोन्स को बिगाड़ना शुरू करेगा। अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होएगा, तो वो क्या करेगा, वो भी स्ट्रेस बॉडी में डेवलप करना शुरू करता है, और फिर आपके हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनते हैं। जब हमारे दो हार्मोन एफएसएच और एलएच, ये दो हार्मोन्स अगर अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो आपके जो हमारा एग होता है वो रिलीज नहीं होता है अच्छे से। एफएसएच हार्मोन की इंपॉर्टेंस बहुत है, वो आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यानी आपके एग की क्वालिटी को अच्छा करता है। तो अगर आप आपके बॉडी में एफएसएच हार्मोन अच्छे से नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बिकॉज ऑफ थायराइड भी हो सकते हैं, क्योंकि थायराइड भी हमारा मेन ब्रेन के बाद हार्मोन है जो सारे हार्मोन्स को मैनेज करता है। तो इसीलिए वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर रहा है। जो आप बोलते हो ना, हम आम भाषा में बोलते हैं कि इसकी तो पचाने की अग्नि कम है,
इसको धीरे धीरे पचता है बिकॉज योर थायराइड लेवल इज लो, इसीलिए आपको मेटाबोलाइज धीरे होता है, आपको ओवरवेट होना शुरू होता है, आपको टायर्डनेस लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, बिकॉज आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हिल गया है, वो स्लो हो गया है। जो हाइपर थायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, दे फील वो उनको बहुत ज्यादा एक्टिवनेस रहती है, उनको बहुत ज्यादा वेट लूज होता है, तो जो वो भी अच्छा नहीं है। नहीं। तो थायराइड का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट तो होता है, दोनों ही केसेस में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम कंसीव आता है। करने में प्रॉब्लम आता है। हाँ, अगर जो चीज नॉर्मल नहीं है तो वो नॉर्मल हम्म। नहीं करवाएगा कुछ भी। इट्स नॉट लाइक कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो हम पतले हो गए, हम फिट है, पतला होना इज नॉट नॉट। हेल्दी, सब कुछ सही चलना इज हेल्दी। तो हमें उसको भी पहले, इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब लाइक थायराइड को अगर पहले किसी को थायराइड हम्म है और बहुत हाई लेवल का थायराइड चल रहा है उसका, हाई लेवल का मतलब इन द सेंस के, या फिर 12 भी आता है, टीएसएच लेवल कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि थायराइड इज लाइक सिम्टमलेस, आपको पता ही हाँ नहीं लगेगा कि आपकी राइट। बॉडी में थायराइड है अंटिल अनलेस यू फेल कि हमें प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने पे, तब आप डॉक्टर के पास गए हो, तब आपकी सारी रिपोर्ट्स हुई है, तब पता चला कि दैट यू हैव अ थायराइड डिसऑर्डर। और मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मिसकैरेजेस होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बिकॉज एक तो पेशेंट को ये नहीं पता होता कि प्री कंसेप्शन फॉलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी डाइट में नहीं होता, और दूसरा पेशेंट को कई बार नहीं पता होता दैट दे आर हैविंग हाइपोथायराइडिज्म, और जिसकी वजह से उनको मिसकैरेज होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है शुरू के 3 महीने में माँ के थायराइड पर डिपेंड होता है, तो उस टाइम पे अगर आपको थायराइड डिफिशियंसी है तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। इट्स अ तो बिग समझ रहे हो, थिंग, बिग मतलब थिंग, या कि मतलब आपको एक छोटी सी थायराइड बात लेवल। नहीं पता थी कि आपको राइट। थायराइड लेवल टेस्ट, इसीलिए जब भी मेरे पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है, द फर्स्ट थिंग आई डू इज एडवाइस थायराइड टेस्ट, सीबीसी, ठीक है, और विटामिन डी, ये टेस्ट मैं जरूर करवाती हूँ ताकि ये देखने के लिए कि उसका जो हेल्थ जो पैरामीटर है दैट इज इन नॉर्मल रेंज और नॉट, बिकॉज एज सुन एज आई फाउंड आउट कि हाँ भाई 6 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है एंड द थायराइड लेवल इज नॉट गुड, टीएसएच इंक्रीज है, तो मैं उसी टाइम उसको थायराइड की मेडिसिन पर डाल देती हूँ कि भाई आई डोंट वांट कि उसकी प्रेगनेंसी खराब हो। ठीक है, अगर वो पहले है, प्रेगनेंसी से पहले आ रही है मेरे पास, तो हम उसको डाइट से स्टार्ट करते हैं कि अब तुम डाइट से स्टार्ट करो चेंजेस को करना, ताकि हम डाइट से थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस कर सके विदाउट एनी मेडिकेशन कि वो उसका थायराइड लेवल ठीक हो जाए। मतलब थायराइड इज वेरी, या उसको हमें पहले ठीक करना है एंड देन ओनली, इसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्री नेटल काउंसलिंग के लिए प्री जाएं। नेटल काउंसलिंग वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि पेशेंट्स को आजकल सिर्फ पोस्ट पार्टम वेट लूज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको प्री प्रेगनेंसी जो भी है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन, जब तक अगर मतलब प्रॉब्लम्स अगर नहीं हाँ कंसीव हो गया तो तो ठीक ठीक है। है, हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर ज्यादा तो तब। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आते तब तक आप नहीं भागते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स जब तक नहीं आएंगी तब तक नहीं भागोगे, इसीलिए बोला जाता है कि पहले ही अपनी लाइफस्टाइल, पहले की लाइफस्टाइल अच्छी होती थी ना, तो इसीलिए उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। आजकल की लाइफस्टाइल आप देखो, अगर मैरिज होती है, अगर विद इन 3 मंथ्स उन्होंने कंसीव कर लेते हैं कपल, तो उनका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में, जो फीमेल होती है वो पार्टी वगैरह, उस टाइम पे हनीमून फेज होता है, थोड़ा सा पार्टी वार्टी मूड होता है, तो हमारी हेल्थ पे हम इतना ध्यान नहीं होता है, हम लोग इतना अच्छा हेल्दी नहीं खा रहे होते हैं। बच्चे को हेल्दी खाना चाहिए ना, बच्चे को तो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर मदर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो वो मदर के लिए इम्पोर्टेंट है, फादर के लिए कितना इम्पोर्टेंट फादर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर सोचो आप, अब मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के स्मोक कर रहे हैं, तो मेरे को तो मिल रहा है पैसिव, पैसिव और स्मोकिंग तो हो उनके भी रही है। स्पर्म हेल्थ खराब हो रही है। राइट। ठीक है, हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, मुझे कोई बात घर जाके सुनाए ना। ड्रिंकिंग कुछ भी एंड नहीं, हाउस अल्कोहल। एल्कोहल भी आपका सीमेन का खराब करती है क्वालिटी, एल्कोहल जिंक लेवल को कम करती है, जो जिंक होता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है, तो इसीलिए जब भी सप्लीमेंट्स आपको देखोगे, आप एक मेल के सप्लीमेंट देखोगे जो सीमेन के लिए होता है, तो उसमें जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, ये 2 कंपोनेंट जरूर होते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल, स्मोकिंग तो पता ही है, स्मोकिंग तो करता ही है, स्मोकिंग तो फीमेल को भी इफेक्ट करता है, स्मोकिंग के हमें ये, हम इसलिए बात नहीं करते हैं ना, मुझे तो लगता है जो स्मोकिंग की सिगरेट होती है ना, उसके डिब्बे पे कैंसर के साथ साथ ये भी लिखना चाहिए इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। क्योंकि बच्चों राइट। को नहीं पता इनफर्टिलिटी के बारे में, जो उनको बाद की एज में आके पता लगता है, जब वो ऑलरेडी इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। बच्चों को सिर्फ कैंसर देता है और उनको उस टाइम पे कैंसर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, हाँ मतलब ठीक है, क्योंकि उनको होगा, लगता है देखा अरे एक जाएगा। सिगरेट पी एक लेके, से 2 सिगरेट क्या स्टार्ट होगा। ऐसे ही होता है ना, हाँ, एक दो सिगरेट से, एक हाँ, दो वेप के कट से, हाँ, एंड देन व्हेन यू गेट हैबिचुअल यू डोंट इवन हाँ, तो अंडरस्टैंड। आपको रियलाइज होता है बाद में जब आप रिप्रोडक्ट फेज में आते हो, और हर एक फीमेल आएगी ही आएगी, आई डोंट सी एनी फीमेल जो बाद में कहे कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ किड समडे।
तो इसीलिए पहले से ही अपनी अपनी डॉटर्स को, अपने सिस्टर्स को एजुकेट करना ज़रूरी है कि हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि अगर ये अभी यूज में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी यूज यूज नहीं नहीं होगा। होगा, राइट एंड यू आर राइट। बॉर्न विद अ सेट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ एग्स। एग्स, राइट। मेल्स में ये है कि हर 3 महीने में स्पर्म बनता है, तो दे आर लाइक कि उनको है कि वो 3 महीने बाद भी अगर अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो दे आर हाई चांसेस कि उनकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। बट ओके। फीमेल्स में ये है कि वो एक नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एग के साथ आई है। विद एज वो सेट्स ऑफ एग्स डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ राइट। एग्स इज डिक्रीजिंग। और अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं रखोगे तो एवरी एग इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। एक एग नहीं होगा, हर होगा। राइट। तो हर होगा तो इट्स लाइक कि आप पूरी लाइफ लॉन्ग परेशान रहोगे। एंड थायराइड की बात करिए, अब डायबिटीज कितना कॉम्प्लिकेट करता है हमारी कंसीविंग में, या डायबिटीज इज लाइक कि, डायबिटीज का नहीं है कुछ? नहीं डायबिटीज इतनी जल्दी डेवलप होता नहीं है ना फीमेल्स में, मतलब मेल्स में भी कह लो फीमेल्स में भी, क्योंकि अभी तो 28 तक की एज पे होते हो आप। राइट। इतनी जल्दी डायबिटीज डेवलप नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे हम लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस होते हैं। बट हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, हम जंक फूड खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, हर टाइम मंचिंग करेंगे, तो आपका इंसुलिन अच्छे से नहीं बनेगा, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पीसीओडी क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक कई आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनकी गर्दन पे एक यस। ब्लैक लाइन होती है, ठीक है, जो बहुत प्रोमिनेंट होती है। कईयों की एल्बोज, आजकल काफी क्रीम्स आती है जो कहती है कि ये करो इससे सही हो जाएगा, नहीं वो सब भी अफेक्ट करता है, नो डाउट। पर जो सबसे 80% जो काम करता है वो होता है लाइफस्टाइल। मेरे एक पेशेंट की ब्लैक लाइन आ गई थी, उसको मैंने इतनी अच्छी डाइट पे, मतलब उसने डाइटिंग करी अच्छे से, उसने लाइफस्टाइल अच्छा अपना सुधारा, उसकी लाइन वो फेड हो गई। एंड शी वाज आल्सो शॉक्ड कि मैम ये तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट हो गया। तो मैंने उसको यही बताया कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो इसीलिए आपकी बॉडी ने अब अपने आप को हील करना शुरू करा। तो योर बॉडी इज ऑल्सो लाइक कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हें रहना है, तुम्हें किसी पार्टनर के साथ नहीं रहना, तुम्हें अपनी बॉडी के साथ पहली बार रहना है, पहली बात रहना है, तो उसके साथ तुम्हें उसको अपना साथ देना पड़ेगा। योर ट्रीट योर बॉडी, बॉडी एज हाँ, टेम्पल बोलते हैं योर ना, बॉडी इज योर सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम। तुम्हारा मन के साथ तुम्हारी बॉडी अटैच्ड है, दूसरा बंदा तो बात की बात है, पहले तुम तो अच्छे से रह लो। एंड हस्बैंड और पार्टनर प्लेज अ वाइटल रोल इन वेट मैनेजमेंट और इन बीइंग हेल्दी टुगेदर। अगर आप साथ में मान लो ना कि अब हम हेल्दी रहेंगे तो तुम्हें बहुत इफेक्ट मिलेगा। एक बंदा थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ। वो चेंज करना भी सामने वाले को चाहता है कि नहीं हो पाता है चेंज, पर जब दोनों एक तरह से माइंड सेट कर लेते हैं ना कि यार अब 30 साल हो गए लाइफ के, हमने खराब कर दिया, अब अपने बच्चे के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अब हम सुधर जाते हैं, अब टाइम है, अब सुधर जाओ, कब अब ऐसे सुधरोगे? ही मेरे आप बोल रहे हो, एक का बहुत मुश्किल है, मेरे हस्बैंड बड़े कॉन्शियस हैं, हाँ तो वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, वो इस राह पे बहुत ही उससे हाँ चलते हैं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा, आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, एंड आई एम बीइंग वेरी फूडी। हाँ यार आज रहने दो यार, हाँ आज ये हो गया है, आज वो हाँ, हो गया, खा लेते हैं, छोड़ो, मतलब वो दोनों को होता होना है। जरूरी है। यस, एंड मेरे को जब भी, मैं भी 15 डेज जब मैंने वो करा था, फास्टिंग करा था, मतलब डाइटिंग करा था, तो मैंने भी अपने हस्बैंड को बताया था कि अब मुझे कहीं पे भी ले जाने के लिए मत बोलना, हम कहीं नहीं जाएंगे। 15 डेज लाइक वी इवेंट, हम कहीं नहीं गए, बस हफ्ते में एक दिन होता था कि हम लोग बाहर जाते थे, तब भी मैं वहां जाकर भी पनीर टिक्का मंगा लिया, कॉर्न चाट मंगा लिया, देयर इज क्योंकि तुम्हें देयर कुछ इज अच्छा अ लगता है, हेल्दियर ऑप्शन ऑप्शन ना, है। बट हम ढूंढते नहीं है हाँ, ढूंढते ना। नहीं है। ढूंढते हम नहीं। अभी भी, जैसे मैं ड्यूटी पे होती हूँ, नाइट अगर ड्यूटी शिफ्ट है, तो या। अगर नाइट में हमें जागना पड़ रहा है तो आई डोंट ऑर्डर समथिंग लाइक अनहेल्थी, मैं मखाना मंगा लेती हूँ, कि मुझे पता है कि मखाना मेरा, मैं इसको आधे घंटे तक खाऊंगी, 20 मिनट्स के बाद आपका सैटिस्फैक्शन सेंटर पता उसको हो जाता है कि अब आपका पेट भर गया है। तो 20 मिनट्स के लिए अगर आप कंट्रोल कर लो, उसके बाद यू वॉन्ट फील एनी थिंग। तो यही है कि एक बार मैंने मखाना मंगा लिया, मैं आराम से बैठी बैठी खाती रहती हूँ आधे घंटे तक, तो मुझे कुछ और बाहर का खाने का मन नहीं करता। After 1 week, you will feel very much a big change in your body, or you will love it. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हो जाती है, दैट इज प्रेगनेंट डिफरेंट फ्रॉम दिस, या राइट? प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन होता है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन में आता है एक तरह मेरे से, को दोनों टाइम हुआ था। हाँ ये कॉम्प्लिकेशन में आता है एक तरह से, कि अगर हाँ। आपकी प्रेगनेंसी में कई बार वेट ज़्यादा रहता है, कई बार, या फिर बेबी के हमारी नीड ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उससे भी कई बार हमारे को डायबिटीज डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में वॉक करते रहो, थोड़ा योगा करो, प्री नेटल योगा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो
साइड जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना ये कम रहे, क्योंकि इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चे को अफेक्ट पड़ता है। हम सब लोग अपने बच्चे की वेलबींग के लिए बहुत चीज़ें करते हैं। तो राइट। सबसे पहली जो चीज़ होती है बच्चे की वेलबींग के लिए वो यही है कि प्रेगनेंसी से पहले अपनी बॉडी को सुधार लो, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पे आपके साथ साथ आपका बेबी भी सफ़र करेगा। जो डायबिटिक मदर होती है, यानी जब डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में, तो बेबी का भी सफ़र करना पड़ता है, बेबी को भी, बेबी के भी वेट इंक्रीज होता है ना, आपको पता होगा, बताया होगा डॉक्टर ने कि वेट इंक्रीज हो सकता है, कम खाओ। राइट। और क्या कहते हैं, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी बच्चे के अराउंड जो पानी होता है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जिसको पॉलीहाइड्रोमिनोस बोला जाता है। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। और जब डिलीवर होता है बच्चा, तो बच्चे को शुगर एकदम से डाउन होने का चांस होता है, तो जिससे बच्चे को शॉक में भी जा सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जितनी कम कॉम्प्लिकेशन होगी उतनी स्मूथ प्रेगनेंसी होगी फॉर यू ऑन योर फॉर योर बेबी हेल्थ। सो मैं बहुत टाइम के लिए डायबिटिक की मेडिकेशन पे थी, एंड मेरा बेबी 3 वीक्स अहेड चल रहा था। हम्म। मतलब उसका वेट वेट इंक्रीज था। वेट हाँ, वेट उसका 3 वीक्स अहेड चल रहा था हाँ, बिकॉज ऑफ दैट। एंड फिर तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग। आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, हाँ, मतलब सब था, सब कुछ मतलब तो फिर वही आता है ना। तो वही चीज देखो, उसमें हाँ। जब पॉलीहाइड्रोमिनोस के केसेस होते हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कॉर्ड प्रोलैप्स होने का चांस रहता है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा होगा ना, अगर बच्चा एकदम से बैग जब फटता है, राइट। तो वो जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो बच्चे का प्रोलैप्स पहले निकल जाते हैं बाहर, तो वो दिक्कत हो जाता है, फिर बेबी डिलीवर नहीं हो पाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए जो भी पॉलीहाइड्रोमियोसिस केसेस होते हैं उसमें हम कंट्रोल्ड वे में या तो नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस करते हैं या फिर वी गो फॉर द CS। हाँ, तो यही रीजन है, अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा सुधार लोगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, सी सेक्शन भी नहीं होगा। सी सेक्शन के रेट सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहे जस्ट बिकॉज की डॉक्टर, ये लोग बोलते हैं डॉक्टर्स करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर की वेस्टर्न में जाओगे वहां पर भी सी सेक्शन का रेट बढ़ रहा है, और वहां पर तो सब फ्री है, वहां डॉक्टर्स पैसा हाँ, नहीं खा रहे पैसा नहीं खा रहे हैं। हैं। राइट, तो राइट। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर्स की वजह से हो रहा है, ये हमारे लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। बीइंग अ डॉक्टर आई कैन से कि लाइफ स्टाइल खराब है, क्योंकि मेरा भी खराब था, हम्म। सुधारना पड़ता है, हमारे हाथ में ही है। राइट, राइट, राइट। ओके डॉक्टर तान्या, अब हमने कंसीव तो कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट हमने प्रेग्नेंट हो गए। तो अब प्रेगनेंसी में जैसे ही हमने होम किट से टेस्ट कर लिया और 2 रेड लाइन आ गई एंड वी आर नाउ हैप्पी, सो क्या स्टेप है आगे? तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगता है ना 2 लाइनें आ गई है, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा लो। ओके। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगी फॉर अनमैरिड गर्ल्स ऑल्सो। बिकॉज अनमैरिड गर्ल्स क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया, एकदम से हाई, मतलब परेशान तो हो ही जाता है कि अब उनको अबॉर्ट करना है, वो फटाक से फार्मेसी पे जाता है, ओवर द काउंटर MTP पिल किट ले लेते हैं और खा लेते हैं। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, ये एक लाइफ थ्रेट है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट स्कैन होता है, जो आपको बोला जाता है 6 वीक्स पे कराने के लिए, उसमें हम यही एक जो चीज़ होती है वो देखते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है दैट इज इनसाइड द यूट्रस, नॉट ओके। इन द ट्यूब्स। क्योंकि हमारा जो एग है ना वो हमारा ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आता है, यानी ओके। वो एक गली से निकलता हुआ आता है मेन घर की तरफ। अगर वो उस और उसके बीच में ही स्पर्म के साथ उसका कंसीव होता है, कंसेप्शन होता है। पर अगर इन केस वहां पर वो इम्प्लांट हो गया ट्यूब में, तो ट्यूब में हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं होती इलास्टिसिटी वाली, राइट। जो हमारे यूट्रस में यूट्रस। उसमें होती है। तो वो ट्यूब फट जाएगी 7 वीक्स के बाद पे, और वो फट गई तो वो आपको इतना ज्यादा सिवियर पेन देगी। पहले तो वो पेन देना शुरू कर देगी, जैसे वो बड़ी धीरे 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 बढ़ना शुरू होएगा वो पेन करेगा आपको, अगर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया तो वो फट जाएगी और वहां पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे हैं अनमैरिड गर्ल्स के जो MTP पिल खा के आ जाती है, उनको पता नहीं होता कि वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। और जो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है इसी के रिगार्डिंग कि अवेयर करने के लिए कि प्लीज अल्ट्रासाउंड से पहले MTP किट ना लो, ना लो। ठीक है, आपको पहले अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है, ठीक है। तो और दूसरा कि हम ये देखते हैं उस स्कैन में कि आपको जो जेस्टेशनल सैक है उसकी हार्ट बीट आई है कि नहीं आई, ओके। जो कई बार 6 वीक्स पे नहीं आते, तो उसमें मदर्स परेशान ना हो। अब आपने बताया कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और MMT किट लेकर वो कर लेते हैं। सो MTP किट, MTP किट। हाँ। पर अगर कोई लड़की अपना आइडेंटिटी छुपाकर अबॉर्शन कराना चाहे, एंड वो कितना सेफ है, या वो लीगल है इंडिया में? अबॉर्शंस लीगल है इंडिया में फॉर अनमैरिड गर्ल्स आल्सो, बट नॉट फॉर द कि आप 18 ईयर से अगर कम है तो आप अकेले नहीं आ सकते हो।
आपको साथ में कोई ना कोई लेके आना ज़रूरी है, एक गार्जियन होना ज़रूरी है, ठीक है? तभी हो पाएगा, बिकॉज़ ऐसे हम अलाउ नहीं करते हैं। और जो 22 वीक्स तक होता है अबॉर्शन, वो लीगल है, उसमें एक डॉक्टर की अप्रूवल से हो जाएगा। उसमें आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी आइडेंटिटी को हम हाइड करें, वो भी हम कर सकते हैं। पर ये ना हो कि आप इस सर्च में कि कौन सा हॉस्पिटल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी है, तो मेजरली गर्ल्स क्या होता है, वो लैंड अप कर जाती है बहुत ही शेडी से हॉस्पिटल में, जो हाँ। अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो इसीलिए आई वांट टू लाइक कि मैं अपने इंस्टाग्राम से भी अवेयर काफ़ी करती हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ पेशेंट्स के लिए, कि अगर हो जाती है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। आप किसी अच्छे गायनी के पास जाओ, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। अगर वो नहीं करती होगी तो वो आपको एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल देगी, जिस हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड होगा एमटीपी, एक हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होते हैं एमटीपी के लिए। अगर वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, डोंट गो दैट। आपको सिर्फ एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर होती है, और वो लोग एक कायदे से करते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छे से कराया जाएगा। और घर पे ये जो यूट्यूब से देख के किट खा लेना, उससे भी जो रीजंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम ही लोग देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो यूज करके बिकॉज आई खा थिंक लो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, आपका क्या चल रहा है, हाँ, मतलब ऐसे नहीं लेना। ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम्म। ऐसा होता है वो वर्क नहीं करते। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, 22 ईयर्स की थी वो। उसने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में पिल ले लिया था यूट्यूब पे देख के, बट उसका वो अबॉर्ट नहीं हुआ था। उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, शी वाज लाइक ठीक है, ओके, हो गया। बट उसको 2 महीने बाद जब पीरियड्स नहीं आए, देन शी केम टू मी कि मैम मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा है। इसकी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। तो हाँ। व्हेन वी वेंट थ्रू द स्कैन, तो हमें पता लगा द बेबी इज अबाउट 18 वीक्स प्रेग्नेंट। वो 18 वीक्स की थी, उसको पता ही नहीं था। और बेबी अभी भी ठीक था, उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी, सब कुछ सही था। सो अब उसका जो चांस वो था कि वो करवा सकती है बेबी अबॉर्ट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करा सकती, बट वो करा सकती है। कितने वीक्स तक हम करा सकते हैं? आप 22 वीक्स तक करा सकते हो, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। पर अगर आपको 2 डॉक्टर्स का चाहिए होता है जब 22 वीक से बियॉन्ड होता है, तो वो ओह। 24 वीक तक होता है। बट आफ्टर 24 वो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में होता है जिनसे कोई अगर अब्यूज़ का केस है, रेप का केस है, या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम है बेबी में, तब उसमें फिर हमारा कोर्ट कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखो तो कि अगर इसलिए आप सेक्सुअली एक्टिव हो, हाँ, सेफ हाँ, करना। सेक्सुअली एक्टिव हो, यूज कॉन्डम्स, यूज सम बैरियर मेथड। और वरना फिर अपने या तो पिल्स पे रहो। अगर आपको पिल्स पे नहीं रहना है, तो फिर अपना पीरियड्स का देखते रहो भाई, कि पीरियड्स आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं तो चेक चेक करो एक दैट्स बार। इसको वेरी। बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। सो नेक्स्ट कौन सा स्कैन है हमारा? ये 8 वीक पे स्कैन हो सिक्स गया, वीक पे। 6 वीक पे स्कैन हो गया, जिसमें हमने हार्ट बीट्स वगैरह चेक कर। एंड नेक्स्ट स्कैन? नेक्स्ट स्कैन हमारा होता है लेवल 1 स्कैन, जो हमारा 11 से 13 वीक पे होगा, जिसको हम NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। ओके। जिसमें हम बच्चे की बेसिकली देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में। साथ ओके। साथ में हम आपको डबल मार्कर का ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। ओके। तो आपका ये स्कैन होगा। जो पहला स्कैन होता है वो TDS हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि एब्डोमेन पे नहीं दिखता है, बच्चा छोटा होता है, तो इसलिए वेजाइनल स्कैन होता है। ओह। हाँ, आपका हुआ था। मेरे को बोला था, मैंने कहा मैं 2 वीक वेट करके आ जाऊंगी। है ना? तो हाँ। वेजाइनल स्कैन होता है फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें थोड़ा पेशेंट घबराता है कि अबॉर्शन का रिस्क तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ओके। आपकी वो वेजाइना में डाल रहे हैं, आपका यूट्रस ऊपर है वेजाइना से, यानी ये वेजाइना है तो ये यूट्रस है, तो वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आपके यूट्रस को टच भी नहीं होगा, तो उसमें कोई भी हार्म नहीं होता, हाँ। कोई रिस्क नहीं है। तो वो आप जा सकते हो आप। हाँ। ठीक है, तो सेकंड स्कैन हमारा NT-NB स्कैन हो गया, जो हमारा 11 से 13 वीक पे होता है, जिसमें हम बच्चे की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं, कोई है तो नहीं बच्चे में। साथ में हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, डबल मार्कर टेस्ट। अगर उनमें कोई भी हमें लगता है कुछ है, तो वी गो फॉर द फर्दर टेस्ट, जिसमें अगर हमारा NIPT भी आता है। आजकल ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है पेशेंट्स को, बिकॉज मोस्टली पेशेंट 30 के बियॉन्ड प्रेगनेंसीज हो रही है। तो जो पेशेंट्स को 30 से बियॉन्ड एज है, तो उनमें हम एडवाइस करते हैं यू गो फॉर द NIPT टेस्ट, बिकॉज ये 99% एक्यूरेट टेस्ट होता है टू फाइंड आउट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द बेबी। ठीक है। सो ये तो पूरा जीन मैपिंग है, उससे होता या होगा। नहीं, ये ब्लड टेस्ट ही होता है NIPT। अच्छा। ब्लड टेस्ट ही होता है। एक होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, आपने सुना होगा, नीडल वाला टेस्ट होता है, इसमें पानी लिया जाता है हमारा, एब्सोल्युटली, है ना? हाँ। अब वो तब होता है जब हमें लगता है कि भाई NIPT में कुछ प्रॉब्लम आया है, या फिर हमारे सारे टेस्ट में कुछ ना कुछ हमारे को स्लाइटली लो रिस्क, एक तो इंटरमीडिएट रिस्क दिखाया है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में, डबल मार्कर की रिपोर्ट्स में लो रिस्क लिखा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर आपकी रिपोर्ट्स में इंटरमीडिएट रिस्क आया है या हाई रिस्क आया है, देन हम फर्दर टेस्ट की तरफ जाते हैं, या तो NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस।
ओके। Okay. एंड ये हमारी आई थिंक ये हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिनिश हो गया, या है ना? एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की होता या रिस्की है होता है। ना, क्योंकि इसमें अबॉर्शन के चांसेस चांसेस। सबसे ज्यादा हाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा दादी नानी से कि शुरू के 3 महीने में किसी को नहीं बताना, पेट ढक के हाँ रखो। हाँ क्योंकि हाँ, अगर यही होता है कि पेशेंट्स अगर बता दे और फिर बाद नजर लग में वो जाता हो है। जाता है, नहीं नजर नहीं होता, क्या होता है कि बता दे फिर बाद में अबॉर्ट हो हम्म, जाए तो फिर लोग बोलना हम्म, शुरू कर देते हैं, अरे उसका बच्चा खराब हो गया, ये वो हो गया। तो वो एक हम्म, इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आप इमोशनल ट्रॉमा से जाओ, तो इसीलिए बोलते हैं कि 3 महीने सेफली निकल जाए फिर बता देना। इट्स नॉट इन इंडियन कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर में भी है कि वो 3 महीने बाद ही लोगों को बताते हैं। ओके। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज बाद में पोस्ट करते हैं, शुरू हाँ, में कभी पोस्ट नहीं करेगा। राइट। हाँ। और ये उसमें हमें कुछ मेडिकेशंस भी चलती हैं हमारी। मेडिकेशन चलती है, हम फॉलिक एसिड पे आपको रखते हैं स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हाँ। आपको थायराइड डिसऑर्डर है, वी विल प्रोवाइड यू कि आप थायराइड भी लो हम्म, साथ में मेडिसिन, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा आपके थायराइड पे डिपेंड होता है। इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं चलती है, बट आजकल थोड़ा सा ये है कि हमें प्रोजेस्टेरॉन भी देना पड़ता है। लाइक वी गो फॉर द डाइड्रोजेस्ट सस्टेन, पेशेंट्स ने सुना होगा कि उनको हम्म, डाइड्रोजेस्ट दिए गई है या फिर सस्टेन दी गई है, और हम इंजेक्शंस भी देते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। क्योंकि हमारी एक तो खाने में अच्छे से एडल्ट्रेशन इतना है कि हमारी बॉडी अब इतना हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करती है, तो हमें थोड़ा सा हार्मोन अब देना पड़ता है बाहर से। ठीक है, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक भी है। या हाँ, तो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आजकल कई पेशेंट्स को देखा होगा इचिंग होना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में उनको। वैसे भी बियॉन्ड स्टमक इचिंग इज वेरी स्टमक इचिंग इचिंग इज इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, थोड़ा यस। क्योंकि उसमें स्ट्रेच हो रहा होता है स्किन, तो हम्म, जैसे अगर स्किन स्ट्रेच होगा तो आपको थोड़ा इच करेगा, इट्स है राइट। ना? तो इसीलिए वो नॉर्मल है, बट एक होता है बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है पेशेंट को आफ्टर 15 वीक्स पे, थोड़ा कॉमन नहीं है, बट बियॉन्ड 32 वीक्स, 30 वीक्स या 28 वीक्स उसमें बड़ा कॉमन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको हम बोला जाता है हमारी जब प्रेगनेंसी में लीवर में थोड़े से हमारे डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, इसको टर्म ओके। दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके हाथों में ईचिंग होना शुरू होएगा। डिमार्कर जो इसकी यही है कि हाथों में ईचिंग होगा, सोल्स पे ईचिंग होगा, पैरों पे ईचिंग होगा, आपको पूरा दिन ईचिंग होगा, और रात में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो ये एक सिम्टम होता है इसका। तो अगर आपको ऐसा लगता है, यू गो फॉर द टेस्ट एलएफटी। अगर एलएफटी डिरेंज आया है, उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी की हम वो देखते हैं राइट। मार्किंग कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो 35-40 है इट्स नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा, कई पेशेंट्स का 200 भी पहुंच जाता है, तो ऐसे में हम फिर उनको यूडिलिफ मेडिसिन पे रखते हैं। यूडिलिफ की डोजेस होती है 150-300 mg, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, तो उससे हम ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल। और अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो बच्चे का जो होता है रिस्क होता है कि बच्चा पॉटी कर देता है पेट में। अगर बच्चा पेट में पॉटी कर देगा तो वो बच्चा मुंह बट से निगल लेता है। इतनी जल्दी तो नहीं होता। इतनी जल्दी नहीं, हाँ, 28 वीक के के बाद वो बाद, डेवलप होना शुरू हाँ, होता है। राइट। ठीक है, अगर हमने उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करा तो आगे हम्म, जाके बच्चा पॉटी करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कई केसेस में कर देते हैं, तो फिर ऐसे में फिर हमें अर्जेंट सी सेक्शन करना पड़ता है। हम जब नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमने जब एआरएम करते हैं, यानी राइट। अगर मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है, जब पानी आता है बाहर, अगर वो ग्रीनिश है, इसका मतलब बच्चे ने पॉटी करी है। अगर वो क्लियर है इट्स ओके। अगर वो ग्रीनिश है यानी बच्चे ने पॉटी करी है, तब हमें या तो अर्जेंट सी सेक्शन पे लेना पड़ता है, या फिर अगर अच्छे से हमारा मुंह खुल गया है बच्चेदानी का, तो हम उसी टाइम बच्चे को डिलीवर कर लेते हैं। सो अब हम सेकंड प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं। हाँ। तो सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं इज द सेफेस्ट ट्राइमेस्टर। हाँ ठीक है, सेफ है। सेफ है तो पूरी प्रेगनेंसी। कहीं ना बट कहीं टू तो रिस्क ट्रैवल होते एंड ऑल, हैं। या यू कैन ट्रैवल, है ना? सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर सकते हो आप, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 35 वीक्स तक भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ट्रैवल कर सकते हो। इट जस्ट कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो आप किसी ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते। कर। और सबसे ज्यादा सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है आजकल, जो बहुत ज्यादा इशू आता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, जिसकी और नाल नीचे होती है। हमारा यूट्रस जैसे है, ये बलून टाइप से यूट्रस है, अगर हमारा प्लेसेंटा नीचे है, बच्चेदानी के मुंह पे है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। उसमें ब्लीडिंग के सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क होता है ब्लीडिंग होने का। हाँ, तो वो कई बार ऐसा होता है कि जब हम थर्ड मंथ पे स्कैन कराते हैं, लेवल 1 स्कैन कराते हैं, तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया आता है। काफी रिपोर्ट्स लोगों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखा होगा प्लेसेंटा प्रीविया लिखा हुआ है। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है प्लेसेंटा, तो वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो वो ऊपर चला जाएगा यानी अपर लाइनिंग हो जाएगा। तो वो जब आप 5th मंथ का स्कैन कराओगे, लेवल 2 स्कैन कराओगे,
उसमें आपको देख लेगा कि अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर चला गया तो इट्स नॉर्मल, अब कुछ नहीं, प्रॉब्लम की बात है। पर अगर प्लेसेंटा नीचे ही है 5th स्कैन पे, तो अब वो फिर नीचे ही रहेगा। तो लेवल 2 स्कैन में हम दूसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। अगर आपके लेवल 1 स्कैन में नीचे था, तो हम आपको बोलते हैं कि आप 5th मंथ तक थोड़ा सा ध्यान रखो, ट्रैवल मत करो ज़्यादा, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकता है, इंटरकोर्स मत करो, ज़्यादा चढ़ने उठने का काम मत करो, थोड़ा बेड रेस्ट लो, रात को सोते भी हो तो पैरों के नीचे 2 तकिया लगा के सो, एलिवेट करके सो, ताकि उसको थोड़ा वो ऊपर जाए। राइट। हाँ, तो ये बोला जाता है। तो हम लेवल 2 स्कैन में तो ये देखते हैं। लेवल 2 स्कैन हम 18 टू 18 20 टू 22 वीक 20 के बीच में करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं, ये पूरा फीटल की एनोमली चेक होता है इसमें, कि फीटल की हर एक चीज़ को हम देखते हैं, फीटस की हेड को, नेक को, उसके स्टमक को, उसकी किडनीज को, हर एक चीज़ को देखा जाता है उस स्कैन में। वो पूरा स्कैन उसमें बच्चे के ऊपर होता है बेसिकली, कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो उसमें शो होना शुरू हो जाता है। लाइक हर्ट में अगर इकोजेनिक फोकाई है, जो एक डाउन सिंड्रोम का एक सॉफ्ट मार्कर है, राइट। अगर वो इकोजेनिक फोकाई आ गया है तो हम आपको बोलते हैं आप फीटल इको कराओ, अगर उसमें कुछ नहीं आता देन इट्स नॉर्मल। हाँ, तो ये हमारा स्कैन होता है इसके लिए इम्पोर्टेंट। एंड उसमें ही हम सारा वो नोज नोज का जो वो वो हम करते हैं। एनटी एनबी स्कैन है, जिसमें आप नेजल बोन देखते हो और न्यूकल हम ट्रांसपेरेंसी होता है वो यस। देखते हैं। वो ओके, हमारा सो फर्स्ट होता वो है। फर्स्ट में हो जाता है। सेकंड वाले में जो लेवल 1 होता है वो फर्स्ट है। हाँ, तो वो 8 टू नहीं, वो 11 13 टू वीक में। 13 वो बेसिकली हाँ। ओवरऑल सेकंड स्कैन है, पर उसका नाम है लेवल 1। हाँ। हाँ, वो राइट। हाँ सो अब हमारा ये सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक ही स्कैन होता हाँ। है। नाउ लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम 32 वीक्स पे कराते हैं, जिसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, या फिर उसमें हम डॉपलर भी देखते हैं। तो उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि बच्चे के अराउंड जो पानी है दैट इज इनफ और नॉट। ठीक है, अगर उसकी कम है तो वी गो फर्दर, लाइक कि हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, हर्मिन देते हैं, हर्मिन थेरेपी होती है। उसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, पेशेंट को एडमिट करके हम लोग 3 दिन के लिए हर्मिन ट्रांसफ्यूजन देते हैं। हर्मिन इज बेसिकली प्रोटीन, जो आपका पानी होता है ना वो प्रोटीन की वजह से बना होता है। अगर आपकी बॉडी में आपको बोला जाता है ना कि प्रोटीन अच्छा लो, प्रोटीन अच्छा लो, क्यों? क्योंकि बच्चा सारा प्रोटीन है, उसके हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वो है बॉडी है, वो दैट इज प्रोटीन। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं प्रोटीन पे। आपको बोला था प्रोटीन ज्यादा लो ओलिगोहाइड्रोमिनोस के केसेस में, और जो उसमें हम पानी का लेवल देखते हैं, और पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो हम ये डायग्नोस करने के सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि क्यों है। मोस्टली डायबिटिक मदर में होता है पॉलीहाइड्रोमिनोस, या फिर होता है कि अनआइडेंटिफाइड होता है उसमें, या फिर प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और डॉपलर में हम ये देखते हैं बेसिकली जो हमारी जो वेन्स है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में जो आर्टरी है, उनका जो फ्लो है दैट इज नॉर्मल और नॉट, उसमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो यानी बच्चे के पास ब्लड अच्छा नहीं जाएगा ना। अगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट हो गया, अगर उसमें कुछ भी रुकावट है तो हम फिर उसको कोशिश करते हैं उसको हटाने के लिए। कई बार रेजिस्टेंस आता है उन मदर्स में जो हाइपरटेंसिव होती है, क्योंकि हमारे हाइपरटेंसिव में हमारी जो ब्लड आर्टरीज वगैरह होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम डॉपलर में ये देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा है, और बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की पोजीशन क्या है, ब्रीच है, सिफेलिक है, ट्रांसवर्स है। तो ये सब चीज़ें हम डायग्नोस करते हैं कि हमारे उस स्कैन में क्या है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई फूड आइटम्स जिससे भी हमारा अबॉर्ट हो सकता है? देखो, फूड आइटम्स अगर आप ये जैसे कहो, बहुत कॉमनली बोलते हैं पपाया से। पपाया एक्चुअली क्या है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में आप लोगे तो वो आपको हार्म करता है, अगर कच्चा पपीता देखा जाए तो। ओके। अगर आप पका हुआ लेते हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। कच्चा पपीता उसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एबॉर्शन करने में कर सकते हैं, रिस्क होता है। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अवॉइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम बोलते हैं कि अगर एक पपीता एक बाउल ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं 30 वीक्स के बाद, 32 वीक्स के बाद में, तो मैं अपने पेशेंट को बोल देती हूँ अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो एक बाउल पपीता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर दैट इज फुल्ली राइप, वो अनराइप ना हो। कच्चा पपीता इज नॉट गुड, आप पका हुआ पपीता ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कुछ ऐसा होता है कि हमें फूड आइटम्स कम खानी होती है, या ऑल थ्रू आउट इज थ्रू आउट सेम? इज गुड, बट अगर वही होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो तभी हम मना तभी करेंगे हम ना। मना करेंगे। अदरवाइज यू ईट एवरीथिंग, मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाओ, प्रेगनेंसी इज नॉट अ लाइक अ डिजीज, या वो एक फेज है, यू शुड एंजॉय इट जितना हो सकता है। हर एक चीज को अगर लिमिट में खाई जाए तो वो चीज बुरी नहीं है। कोई ये एंड नहीं कह वी रहा कि आपको मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खा लो,
तो एक नॉर्मल पर्सन को ही और गर्मी कर ये देगा। कितना सच है कि घर की देसी घी की पिन्नियों से नॉर्मल देखो डिलीवरी नहीं, होती है? देसी घी से कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, देसी घी से वेट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक हाँ, है, हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, बच्चे के लिए खराब है। इतना है कि 2-3 चम्मच डेली का देसी घी खाओ, वो हमारे लिए इतना नॉर्मल है, पर इतना नहीं खाना चाहिए। बस ये है कि जो देसी की पिन्नियाँ होती हैं, देसी घी की पिन्नियाँ, वो अगर आप प्री कंसेप्शनली खाओ ना, वो ज़्यादा वो ज्यादा हेल्प करेगी। मदर इन लॉ को बताना चाहिए, अगर आपकी सासू माँ ये देख रही है ना, तो उनको बताओ कि पहले खिलाओ अपने बेटे को भी, मुझे भी, ताकि स्पर्म हेल्थ और एग हेल्थ अच्छी हो। और बाद में कोई नहीं है, और दूध के अंदर कैस्टर ऑयल डाल के ये पीना। कई है कि ऐसे कुछ करा, मतलब पहले की जो डॉक्टर्स थी वो फॉलो करते थे इन चीज़ों को, हम्म, कि एरंड के तेल को पिलाने से डिलीवरी होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका अगर जैसे मोशन क्लियर होता है ना, आपका बावल क्लियर होता है, यानी आपका स्टूल पास होता है, राइट। तो वो क्या करता है, जैसे हम आजकल हम एनीमा भी दे देते हैं ड्यूरिंग हाँ, डिलीवरी। राइट। तो एनीमा देने से क्या होता है कि आपकी जो कंट्रैक्शंस डेवलप होना शुरू हो सकते हैं, तो वो हम करते हैं। पर जो कैस्टर ऑयल से ना, आजकल क्या होता है, पहले भी होता था उस टाइम पे भी, कि वॉमिटिंग होना शुरू हो सकती है, क्योंकि नॉसियाटिक होता है वो बहुत ज़्यादा, और कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मदर थक जाएगी। तो इसीलिए अब कोई नहीं बोलता कि अब तुम कैस्टर ऑयल लो, बिकॉज वी हैव बेटर ऑप्शन, हम एनीमा दे देते हैं। राइट। हाँ, तो बेसिकली हमें यूट्राइन कंट्रैक्शन चाहिए, अगर जिसको कंट्रैक्शन आ ही रहे तो उसको क्यों ही पीना है एरंड का तेल, नॉर्मल से भी हो जाएगा। जिसको कंट्रैक्शन आने हैं उसको आ ही जाएंगे, जिसको नहीं आने वो नहीं आएंगे। जिसमें विल पावर है नॉर्मल डिलीवरी की, वो विल पी पावर लेगा। की जरूरत नहीं है, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर ज्यादा अच्छी होती है, पर ये है कि दोनों डिलीवरीज में पेनफुल है दोनों। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई भी पेनफुल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको अच्छा लगता है, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करती हूँ, पर सी सेक्शन के बाद भी स्टिचेस में पेन होता है, तो ये सोच लेना कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराऊंगी तो मैं सी सेक्शन की तरफ चली जाऊंगी, दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। मेरी एक पेशेंट है जो अभी 37 वीक्स में है, एंड शी लाइक कि वो फुल्ली ट्राई कर रही है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, शी इज लाइक वेरी मच मोटिवेटेड कि मैं तो नॉर्मल ही कराऊंगी मैम, चाहे कुछ हो जाए। एंड उसने मुझे बोला है कि मैम मैं सारी चीजें करती हूँ। वो अभी 38-37 वीक्स 4 डेज है। आज भी उसका फोन आया कि मैम मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं उठ के बैठ के कर रही हूँ, मैं सब कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी। शॉक, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, गुड, पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, थको मत राइट। ज्यादा। कई हाँ, बार नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे तुम थक भी जाते हो, तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि तो नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलते हैं ना, बहुत नीचे के पोचे लगाओ पोचे नहीं, बेसिकली और वो बहुत एक्सरसाइज ज्यादा। ही है। या, अब हम उन्हें उसको प्रीनेटल योगा का नाम दे दिया है हाँ। क्योंकि हाउ गुड इज दैट? इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। आपको करना चाहिए, हमारी वीमेन की बॉडी को जरूरत है एक्सरसाइजेस की, योगा की, क्योंकि हमारा एक यूट्रस है जो हमें बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज, मतलब हर एक चीज में, हमारे एग में बनाने में, प्रेगनेंसी के टाइम पे, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज ना करने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें यूट्रस की हेल्प करनी चाहिए, उसको सही रखना चाहिए। इट्स नॉट कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं कर रहा है तो यूज नहीं है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, यूट्रस आपकी बॉडी का पार्ट है, लाइक अदर लिवर, किडनी, हार्ट, आपको उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और यूट्रस की हेल्थ आपको एक्सरसाइज करके भी अच्छी रह सकती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो हार्ट हेल्थ के लिए, तो यूट्रस की एक्सरसाइज भी करा करो। उसमें हम जैसे हम नीचे बैठ के मलासन होता है, मलासन इज़ वेरी गुड फॉर द यूट्रस, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जाती है, ब्लड वेसल्स काफ़ी इंप्रूव होती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो हमारे यूट्रस की हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी है। और आजकल एचपीवी वैक्सीन है, वो भी लगवाना चाहिए। इट इज़ द ओनली वैक्सीन फॉर अ कैंसर। कैंसर। तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर को बचाना है तो गो फॉर द एचपीवी वैक्सीन। सो ये प्री नेटल योगा हम डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या उसका भी कुछ टाइमिंग होता या है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, फर्स्ट टाइमेस्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइमेस्टर में अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, अगेन आई एम सेइंग कि अगर प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक है, तो आप कर सकते हो। प्रीनेटल योगा इज नॉट लाइक कि आपको हम दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम आपको एक योगा करा रहे हैं जिससे कि आपका जो माइंड है वो पीस पे आएगा, आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। पहले की आपने देखा होगा कि पहले हम पार्क में जाते थे तो बहुत बड़े बूढ़े ऐसे क्लैपिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हाँ, होते थे, राइट, राइट। अब नहीं दिखते हमें। पर अगर आप अकेले कमरे में बैठ के क्लैपिंग करोगे ना, यू विल फील वेरी गुड, एनर्जेटिक, क्योंकि हमारी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ओ, हा 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 हाँ हा। हाँ, लाफिंग थेरेपी, ये सब लाफिंग चीजें अब हम देख के हंसते हैं पार्क में बड़े बूढ़ों को, बट वी डोंट नो कि वो कर रहे हैं तो उनके लिए कितना अच्छा है, जो हमारे लिए भी अच्छा, हमें भी करना चाहिए।
तो प्रीनेटल योगा इज वेरी गुड, तो जो करना चाहिए। एंड हाउ लमेज लमाज क्लास, लमाज हाँ। है ना, हाउ दैट हेल्प इन नॉर्मल डिलीवरी? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्या होता है हम सब चीज़ों की काउंसलिंग देते हैं पेशेंट को, हम्म। पेन कैसे लेना है हम किसी को उसको नहीं बताते, फिर हमें डिलीवरी के टाइम में ना बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेशेंट्स को नहीं पता पेन कैसे लेना होता है। क्योंकि कई पेशेंट क्या होता है जब पेन आ रहा होता है ना तो आपको पुश करना होता है बेबी को बाहर, तो राइट। पर क्या होता है कि हम पेन आते हैं तो हम ऐसे आंखें बंद करके हाँ, नीच लेते हैं, वी हाँ वो ऐसे कर लेते हैं, स्क्वीज कर स्क्वीज कर कर लेते लेते हैं, हैं, राइट। तो फिर वो बेबी बाहर नहीं आता है। तो लमाज क्लासेस में हम आपको यही सिखाते हैं कि आपको ऐसे मुंह खोल के सांस लेनी है, लंबी सांसें एक्सेल करना है। इवन जब मेरे पीरियड्स भी होते हैं तो आई डू दिस वन कि मैं मैफ्टाल वगैरह लेने से बेटर लगता है मुझे कि मैं लंबी लंबी ब्रीदिंग करती हूँ, दैट हेल्प्स मी टू रिलैक्स, तो वो आपका पेन को भी कम करता है। तो ये हम लमाज क्लासेस में सिखाते हैं कि आपको लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी है, लॉन्ग इनहेलेशन, प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन, तो इससे आपका यूट्रस काफी अच्छे से रिलैक्स होता है, आपको पेन कम होगा, आपको पेन लेना का सिखाना इज लमाज क्लासेस। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे उसको बोलना बच्चा पुश करो, बच्चा पुश करो, बच्चा बाहर अटक जाता है बच्चा, क्योंकि उनको नहीं पता ना कैसे पुश करना है। राइट। तो ये सिखाना जरूरी है, मेरे को लगता है कि आजकल सिखाना चाहिए कि बच्चों को पुश कैसे करना है, उनको पेन नहीं लेना पता, वो पेन ऐसे गले में रुक जाता है, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे कर रही होती है वो ऊपर ही सारा पेन है, नीचे तो कुछ जा ही नहीं रहा है नीचे तो पुश करो, तो वो पुश नहीं कर पाती है। तो ये लमाज क्लासेस ये एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एंड ऑफ हाँ, उस टाइम पे प्रेगनेंसी, ले सकते हो आप, थर्ड ट्राइमेस्टर में ले थर्ड सकते ट्राइमेस्टर हो। में ही होती है या शुरू से करते नहीं, हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हो, उस टाइम पे होता है वैसे, उस टाइम पे लेते हो। और कुछ एंड के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस या एंड जो के आप टाइम हमें पे और बताना कॉम्प्लिकेशन तो यही होता है कि जब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है बेबी मूवमेंट्स। बेबी मूवमेंट्स ही एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी, जिससे पता लगे कि हमारा बेबी हेल्दी है। आपको पूरा दिन मूवमेंट्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लाइक कि सुबह खाना खाया, आफ्टर खाना खाने के बाद 1 घंटा आप बैठ जाओ अकेले कमरे में, एंड यू कीप योर हैंड्स ऑन योर एब्डोमेन, ऐसे करके आराम से आप काउंट करना शुरू करो। इट शुड बी बिटवीन मोर देन और अराउंड 10 और 12 मूवमेंट्स। ओके। अगर आपकी 10 और 12 मूवमेंट्स हो रही है विद इन 1 आवर, देन एवरीथिंग इज फाइन। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन कि अरे ये तो कम है, मेरा बेबी आज कम मूव कर रहा है। अगर आपको लगता है बेबी कम मूव कर रहा है तो आप क्या करो कि एक जूस का ग्लास ले लो, उसको पी लो अच्छे से और थोड़ा वॉक कर लो 5 to 10 मिनट, देन अगेन गो टू इन अ सेपरेट रूम एंड स्टार्ट फीलिंग। तो अगर आपको 10 to 12 बेबी मूव कर जाते हैं, कई बार बच्चा सो भी रहा होता है तो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है बच्चा मूव नहीं करे, कुछ गड़बड़ है, टेंशन लेनी शुरू कर, और मदर टेंशन लेते तो बच्चे का भी हार्ट बीट बढ़ती है। तो इसलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मत दो प्रेगनेंसी वाली लेडीज को यार, इतनी स्ट्रेस में राइट। होती है प्रेग्नेंट लेडीज, तो वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी, बच्चे की हार्ट बीट भी बढ़ेगी, और बच्चे की हार्ट बीट बढ़ती है तो फिर उनका डिलीवरी जल्दी हो जाती है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती है, तो स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। स्ट्रेस नहीं, हाँ, आई थिंक ये हमारे यहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी, जो जो आई थिंक इज वेरी वेरी क्योंकि विमेन को ना इम्पोर्टेंट। ऐसा दिखाया गया है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, शी इज लाइक अ सुपर ह्यूमन, वो सब कुछ कर लेगी। वो अरे वो तो लड़की है, वो उसको क्या स्ट्रेस लेना है, वो लड़की है उसको क्यों गुस्सा आ रहा है, अरे वो लड़की है वो क्यों रो रही है, ठीक है ऐसा क्यों, उसको इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है, उसको तो आदत होनी चाहिए ना, दिस इज नॉट अ गुड मेंटालिटी। स्ट्रेस में विमेन को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए विमेन को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उनको जितनी काम लाइफ दोगे, पीसफुल लाइफ दोगे, एंड इट इज इन द हस्बैंड हैंड। तो ये आपके हस्बैंड को समझना चाहिए कि तुम अपनी वाइफ की लाइफ जितनी इजी करोगे तुम्हारी लाइफ इजी होगी जितना उनको पैम्पर करोगे और जितनी उनकी क्रेविंग्स को वो करोगे, पैम्पर भी नहीं कहूंगी मैं, ये कहूंगी कि देखो उनकी नीड्स समझना इज इम्पोर्टेंट, एंड स्पॉइल मत क्रेविंग्स करो पे किसी को बट क्रेविंग्स का कितना ध्यान रखना चाहिए? क्रेविंग्स जो मन करता है खाओ, ऐसे नहीं है, क्रेविंग्स इज गुड थिंग ना, क्रेविंग्स अगर आपको कुछ मीठा खाने की हो रही है तो थोड़ा खा लो, क्रेविंग्स ऐसे थोड़ी कि आपको भरपेट खाने की कभी क्रेविंग्स नहीं होगी, थोड़ा खाने की क्रेविंग्स होती है। और बाहर के गोलगप्पे मत खाओ प्लीज, बहुत पेशेंट आते हैं जिनको टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि गोलगप्पे खाने से मोस्टली लूज मोशन हो जाता है, बाहर के एक्चुअली, घर के नहीं, घर के में खाना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का पानी पता नहीं कैसा यूज होता है, राइट। और मोस्टली कॉमन टाइफाइड होता है, और जैसे ही रेनी सीजन निकलता है ना उसके बाद टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका पानी अच्छा नहीं होता, स्टेरलाइज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो घर पे बना लो, घर पे सब कुछ खा लो, मैं कभी मना नहीं करती, तुम्हें मैगी भी बनानी है घर पे बनाई खा लो, बाहर के मत खाओ, और हफ्ते में एक बार मैगी खा सकते हो, इट्स नॉट लाइक आप मैगी नहीं खा सकते मैगी खा सारी सकते, क्रेविंग्स पूरी करो, मेरे को तो हाँ, मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी। तभी तो डायबिटीज था। हाँ
तो मीठा खा खा के, और जैसे ही मीठा खाती थी इतनी मूवमेंट जैसे लाते पड़ती खजूर थी। खा लो, खजूर अच्छा होता है, मीठे में भी ऑप्शंस है। लाइक खजूर खा के आप सही कर सकते हो, उसमें फाइबर्स होता है तो वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इतना नहीं बढ़ाता है, तो आपको शुगर को नहीं बढ़ाएगा, आपका कंट्रोल रहेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आप ये खा सकते हो। फ्रूट्स वाला जो मीठा होता है ना वो एकम्पनीड होता है विद द फाइबर्स, तो इसीलिए वो आपको इतना हार्म नहीं करता है जितना आपको एक कैंड जो जूसेस होते हैं उनमें शुगर होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्रूट्स को रॉ खाओ, उसका राइट, जूस बना के फाइबर, मत पियो। उसमें आपको फाइबर जब भी जाएगा। प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज होता है हम उनको बोलते हैं कि आप जितना हो सकता है ना फ्रूट्स खाया करो, आपको प्रेगनेंसी मीठे की जब क्रेविंग होती है तो एक फ्रूट खा लो, राइट। फ्रूट खा के सही हो जाएगा। आपको किसने बोला है रसगुल्ले खाने के लिए? और पता है प्रेगनेंसी में ना वो मतलब मुझे तो ऐसे होता था, वेट तो बढ़ना ही है ना, नहीं, मेरी डॉक्टर बोलती थी बढ़ना है, बट वो इसी कंट्रोल। रेंज में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तो मैं कहती हूँ 8 to 10 kg वेट बढ़ाओ, वो उतना नॉर्मल है, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, इससे ज्यादा प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक है, तो ये है। वैसे नॉर्मली 10 to 15 तक तो बढ़ ये जाता आई है। आई डोंट नो, ये सेलिब्रिटीज का तो सिर्फ स्टमक पे वो आता है। उनकी डाइट इतनी अच्छी है, दे हैव देयर ओन डाइटिशियंस जो उनको रेगुलेट कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना? हाँ, मैं हमेशा देखती हूँ उनका, जो आई थिंक दे, नो डाउट दे एक्सरसाइज ऑल्सो लॉट, एंड हम्म, ड्यूरिंग दैट टाइम उनका सिर्फ स्टमक पे आता है, हमारा हर जगह क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उनका नहीं मसल करते, मास अच्छा बस होता होता है। है, वो पहले भी इतना फिट रहते हैं, तो आप ये सोचो ना कि वो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बॉडी, उनका करियर ही उनकी बॉडी है। ठीक है, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर बॉडी, तो जो ये चीज अच्छी है, और वो देखो कितने साल साल जीते हैं, है हम्म। ना? तो इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने अपनी मसल को इतना अच्छा बिल्ड कर रखा होता है, विमेन के लिए टोनिंग जो मसल मास होता है ना वो अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि विद टाइम हम मसल्स को लूज करते हैं, तो जितना आप अच्छे से बॉडी ट्रेन करोगे, मसल ट्रेन करोगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग में बैक पेन नहीं होगा। आपको मदर्स को जनरली बैक पेन होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उनकी जो कोर मसल्स होती है ना ये हमारी वीक होती है, वीक होती है, क्योंकि हम राइट। लोग कोई काम नहीं करते। पहले की जो औरतें होती थी वो ऐसे, वो जो लस्सी बनाना लस्सी होता है वो बनाना, करती है, उससे कोर मसल्स का काम होता है, उससे कोर मसल्स ट्रेन होती है। बहुत सारी चीज़ होती है जैसे गंडासा वगैरह टाइप्स होता है, उससे करते हैं तो उनसे भी कोर मसल्स एक्टिवेट होती है। पर आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, रिमोट उठाया सब कुछ चल रहा है, मिक्सी घुमाई सब मिक्सी कुछ घुमाई घुमाई सब सब कुछ कुछ। चल रहा है। तो इसीलिए हम कोर जब मसल्स को डेवलप करते हैं ना तो आपकी बैक पेन्स नहीं होगा। लेटे लेटे एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी है जो कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, मतलब ट्रेन करती है, लाइक हिप रेजेस हो गया, वो कर सकते हो। लेट के साइड लेग रेजेस हो गया, ये कर सकते हो। और ये तो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। प्लैंक्स हो गया, प्लैंक्स आर गुड, आप करो। प्लैंक्स तो डेली हर किसी को करना चाहिए, उससे आपको बैक पेन कभी नहीं होगा। जितनी आपकी कोर मसल्स टोन्ड रहेगी ना, आपको प्रेगनेंसी के बाद भी पाउचिंग नहीं बनेगा, जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद पाउच यस। बन जाता है वो नहीं बनेगा। आपको यही बोला जाता है कि पहले की औरतें वो बांधती थी, हाँ, दुपट्टा वगैरह बांधती दुपट्टा थी। वगैरह। आज के टाइम में बेल्ट्स है, आप वो बांध सकते हो, वो लगा सकते हो, क्योंकि आपकी मसल्स डिलीवरी के बाद बिखर जाती है, तो ये मसल्स नीड्स टोनिंग। जैसे आप उसको बांध के रखते हो तो वो एक लाइन में आ जाती है। तो आपको उसके बाद आप वेट लूज करते हो, ब्रेस्ट फीडिंग जितना करोगे आपका वेट लूज वेट अच्छा लूज होगा। होगा, राइट। तो आपको वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज इतना, थोड़ा बहुत योगा करो, एक्सरसाइज करो, एकदम से पागल मत हो कि मुझे एकदम से अब हाँ, लूज करना है। टेक योर टाइम, इंजॉय, कि अभी आपने एकदम अपनी बॉडी स्ट्रेस से निकली है, डिलीवरी में स्ट्रेस होता है बॉडी पे, तो उसको टाइम दो ना रिकवर होने के लिए। जितना खुश होके तुम वेट लूज कर सकते हो उतना तुम स्ट्रेस में रह के कभी वेट लूज नहीं, नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्म। ऐसे स्ट्रेस में रह के, तो मेरे को तो और ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है मसल मास गेनिंग के प्रोटीन लिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। हम क्या खाते हैं? रोटी सब्जी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, दाल में भी हम एक कटोरा भर के दाल नहीं खा रहे, हम कह नहीं रहे हैं खा रहे, 100 ग्राम दाल बना। 100 ग्राम दाल कौन खा लेता है पूरी? नहीं कोई खाता। नहीं खाता है। एक कटोरी दाल में कितना ही प्रोटीन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है। राइट। तो इसीलिए हमारा जो डीएनए बनता है वो प्रोटीन का बन रहा है, हमारा एग में प्रोटीन है, हमारा स्पर्म में प्रोटीन है। तो अगर हमारा वो बिल्डिंग ब्लॉक ही हम नहीं खा रहे तो फिर हम क्या खा रहे हैं? हम कार्ब्स खा रहे हैं सिर्फ। अब शादियों में जाओगे आपको सब कुछ दिखेगा, कार्ब्स ही है। दाल नान पराठा सब कुछ कार्ब्स बना। मैं बुफे वगैरह हम लोग करने जाते हैं तो हम यही वंडर करते हैं मेरे हस्बैंड, कि हम लोग देखते हैं कि इतने पैसे ये दे रहे हैं, हम लोग देते हैं 1200-1300 रुपए का एक बुफे होता है, तो उसमें हम क्या खा के आते हैं? हम सिर्फ कार्ब्स खा के आते हैं।
हम कोई कोई सैलड की तरफ नहीं जा रहा होता, आपने देखा होगा किसी बुफे कभी में। कोई नहीं, ज्यादातर तो लोग मीठे की तरफ, या हाँ, फिर वो हाई एंड वो पैनकेक्स पान और डोसा हाँ, सब की तरफ ठीक ही है, जा तो रहे सब होते लोग हैं। कार्बोहाइड्रेट्स चीजी ही खा के चीजी। आते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ आलू अच्छा पूरी खा के छोले भटूरे। छोले अच्छे हैं। मैं तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरे को कुछ खाने का मन करता है तीखा, तो आई ऑर्डर छोले कुलचे में, छोले खा लेती हूँ मैं कुलचे नहीं लेती, मैं छोले छोले लेके आ जाती हूँ। तो और वो छोले कुलचे वाले छोले मुझे इसलिए अच्छे लगता है, उसमें कोई ऑयल नहीं होता ऑयल है, नहीं कुछ भी होता नहीं होता है। है, टमाटर प्याज के साथ होते हैं, बिल्कुल बॉइल्ड होता है, और इतना अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो खाओ, है ना। A lot of things are there. देयर आर लॉट ऑफ Take थिंग्स। things. हमें बस वो जील होनी चाहिए हेल्दी खाना खाने की। हाँ, धीरे बट आई धीरे थिंक से। इन कंसीविंग इन प्रेगनेंसी के टाइम पे तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज हाँ, थिंग्स। उसके बाद भी जरूरी है। प्रेगनेंसी के अलावा भी तुम्हारी लाइफ लाइफ है। है। तो वीमेन को यही सिखाया जाता है कि नहीं, तुम्हें बच्चा ही देखना है, नहीं, प्रेगनेंसी के अलावा भी तुम्हारी लाइफ है। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, फोटोज डालनी है अच्छी अच्छी, तो अपने आप को फिट रखो। ये मैं तो कहती हूँ, इस चीज को बहुत एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ मैं इन चीजों को, कि इंस्टाग्राम एक अच्छी चीज है, जहाँ पर तुम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर तुम्हें एक अच्छा दिखना भी है। अच्छा दिखने की होड़ नहीं करो, उस चीज को इतना स्ट्रेस मत लो, पर अपने आप को, बॉडी को अच्छे से बनाओ ना, ताकि तुम उस चीज पे अगर पोस्ट करो तो तुम्हें अच्छा लगे। तो इसको एक नेगेटिव वे में नहीं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है, इंस्टाग्राम अच्छा है, पॉजिटिव है, ताकि हम लोगों को ये इन्फ्लुएंस हो। मोटिवेटेड हाँ, रहते हैं। आपको अच्छा लगता है जब आप फिट होते हो, आप फील गुड करते हो, खुश रहते हो, है ना। तो ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे। इट्स अ लर्निंग फॉर मी आल्सो कि हमें स्टे फिट रहना चाहिए, फूडी नहीं बनना चाहिए बहुत फूडी न ज्यादा। मत बनो, अगर कुछ खाने का मन करता है मॉडरेशन तो में आई थिंक इज द की फॉर हाँ, एवरीथिंग। मतलब ये है कि खाने का मन करता है थोड़ा खा लो, डोंट ईट टू मच एट वंस, है ना। अगर आपने आज कुछ छोले भटूरे खा लिया, तो ट्राई टू ईट हेल्दी एट नाइट। रात को आप सैलड ले लो, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। आपको ये नहीं कह रहे कि आप ये सब मत छोड़ दो बिल्कुल। आप एक दिन निकालो कि मैं उस दिन वीक में खाऊंगी या फिर खाऊंगा, और शाम को आई विल टेक समथिंग हेल्दी। ठीक है, इट्स नॉट ईजी टू अवॉइड दीज थिंग्स, ये ईजी नहीं होता बिल्कुल भी, Right. आई नो, पर उसको एक मॉडरेशन में कंट्रोल आप कर सकते कर हो, इट्स सकते हो। नॉट इम्पॉसिबल थिंग। And it's for everyone who's एवरीवन। conceiving, not हाँ, conceiving. So men health, it's हाँ, very, very important. Thank you so much, थैंक यू। Dr. Tanya. It was such a fun session थैंक यू सो and मच। very, very informative. थैंक यू।